चलिए अब आगे देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अभी देखा था कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, ओएमसी एमडीडी क्या होता है करो में। तो यहाँ पर एमडीडी की एक बार डेफिनेशन लिख दी गई है कि क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। कॉम्पैक्शन करो में ऐसी स्थिति जब हमें अधिकतम ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है उसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहते हैं। या इसी का दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि जिस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो ड्राई डेंसिटी होती है उसी को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वह वाटर कंटेंट जिस पर हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कुछ और नहीं है, वाटर का कंटेंट ही है, परसेंटेज में ही मिलेगा, लेकिन ये वो वाटर कंटेंट है जब हमको हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है। अब देखिए एक ये टर्म है रोडी थ्योरेटिकल मैक्सिमम। सैद्धांतिक रूप से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ये तो है हमारी प्रैक्टिकली मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। सैद्धांतिक तौर पर क्या हो सकता है, तो ये सैद्धांतिक तौर पर जो रहती है वो काल्पनिक है, ये एक्चुअली हमें वो फील्ड में नहीं मिल पाती, क्योंकि सैद्धांतिक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए हमको उसमें से एयर को पूरे तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली एयर को पूरे तरीके से बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। 2 से 4% एयर उसमें रह ही जाती है कॉम्पैक्शन करते टाइम। कॉम्पैक्शन मेथड पूरे तरीके से एयर वाइट्स को नहीं हटा सकती, अर्थात सॉइल कभी भी फुली सैचुरेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से हम कॉम्पैक्शन जब करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो है एयर रह ही जाती है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो डेंसिटी मिलती है और थ्योरेटिकल डेंसिटी मिलती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम ये मान के चल लेते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूरा 100% है, एयर वाइड उसमें बिल्कुल नहीं है, एयर वाइड 0 है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी मिलती है वो अलग मिल जाती है, और ये जो डेंसिटी है वो हमारी एक्चुअल कंडीशन के लिए जो प्रैक्टिकली हम प्राप्त कर पाते हैं उसको भी, उसमें आगे लिखा भी हुआ है, इसे प्रैक्टिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी कि पूरे तरीके से एयर को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर पूरे तरीके से निकाल दिया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो कॉम्पैक्शन को प्रभावित करते हैं, वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन और एडमिक्सचर जो आप उसमें मिलाएंगे। वाटर कंटेंट की वजह से प्रभावित हमने अभी देख ही लिया था पहले कि कैसे वाटर बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, फिर इसके बाद में डेंसिटी कम हो जाती है। तो कॉम्पैक्शन को कैसे प्रभावित कर रहा है, जब वाटर कंटेंट ओएमसी से कम होता है तब कॉम्पैक्शन करने पर ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जब ओएमसी के बाद भी पानी मिलाते जाते हैं तो ये ड्राई डेंसिटी हमारी कम होने लगती है। कॉम्पैक्शन एफर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कितना कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाने से एमडीडी बढ़ती है तथा ओएमसी कम होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा कॉम्पैक्शन देंगे तो ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसके लिए ओएमसी का मान कम हो जाएगा। सॉइल वही है, कितना आप कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उसमें, इसकी वजह से भी ओएमसी और एमडीडी प्रभावित। तीसरा ये है कि टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल के लिए ओएमसी और एमडीडी अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इसी के आसपास ही रहता है। सैंड के लिए कितना दिखाया हमने, 10%, और उसके लिए ड्राई डेंसिटी देखिए ज़्यादा है। क्ले के लिए वाटर कंटेंट ज़्यादा होता, ओएमसी की वैल्यू 20 के आसपास है, और इसके लिए एमडीडी जो है वो सैंड से कम, यानी क्ले के लिए ओएमसी सैंड से ज़्यादा और ड्राई डेंसिटी सैंड से कम होता है। इसकी वैल्यू लगभग इन्हीं के आसपास ही रहती है, सैंड के लिए 10% के आसपास और क्ले की लगभग 15 to 20% के आसपास ओएमसी की वैल्यू है। तो ये सॉइल के बेसिस पर भी चेंज होता रहता है। चौथा क्या था, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर वाटर कंटेंट पर किसी पार्टिकुलर सॉइल के लिए अलग अलग प्रकार की कॉम्पैक्शन मेथड अप्लाई करने पर डिफरेंट एमडीडी प्राप्त होता है। यानी अगर आपने वाटर कंटेंट इसमें मान लीजिए 15% ही मिलाया, लेकिन अगर आप नीडिंग एक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा एमडीडी प्राप्त होगा वो अलग होगा, स्टैटिक के लिए अलग होगा, और डायनामिक कॉम्पैक्शन करेंगे तो अलग होगा। ये कॉम्पैक्शन के अलग अलग मेथड है, वो अभी आगे देख रहे हैं हम कि कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन से मेथड। जैसे एक तो आप मैनुअली कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह है वहाँ कॉम्पैक्शन करना है, घर में किसी बगीचे के पास में करना है छोटा सा, वहाँ पर मैनुअली हम कॉम्पैक्शन कर देते हैं, हाथ से ही लकड़ी के हैमर से कर देते हैं। कोई ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है
तो हम वहाँ पर वाइब्रेटर का उपयोग कर लेते हैं, वाइब्रेटर के माध्यम से भी कॉम्पैक्शन हो जाता है। रोड पर कॉम्पैक्शन करना है तो रोलर चला देते हैं। तो वो अलग अलग मेथड के बेसिस पर अलग अलग तरीके से कॉम्पैक्शन करने पर हमारा एमडीटी की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती है। चौथा, ये एडमिक्सचर क्या चीज़ मिला रहे हैं, यानी कि सॉइल में कौन सा आपने एडमिक्सचर मिलाया और उसके बाद कॉम्पैक्शन किया, इससे भी जो हमारा कॉम्पैक्शन है वो प्रभावित होता है। जैसे लाइम मिला सकते हैं, जो मैंने सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए आपको बताया था, सीमेंट के लिए बिटुमेन, यानी इन तीन में से अगर तीनों अलग अलग जगह मिला करके देखते हैं, एक ही सॉइल है लेकिन अलग अलग लोकेशन पर अगर आपने एक जगह लाइम मिलाया, एक जगह सीमेंट मिलाया, एक जगह बिटुमेन मिलाया, फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन करेंगे तो देखेंगे तो प्रॉपर्टी सॉइल की जो है तीनों केस में अलग होगी, भले ही आप सेम ही रोलर का उपयोग करें, लेकिन चूंकि आपने जो एडमिक्सचर मिलाया वो अलग अलग है, इसलिए उसका कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक सॉइल का बदल जाएगा। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से मेथड है जिसके माध्यम से आप कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए एक तो रोलर है, दूसरा रैमर है। ये रैमर छोटे साइज का होता है, जनरली हम मैनुअली उपयोग करते हैं इसको, दुरमुड़ जिसे कहते हैं, हैमर जैसा ही है, लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। वाइब्रेटर, वाइब्रेटर में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को वाइब्रेटर कहते हैं, जिसके माध्यम से वाइब्रेशन कर सकते हैं, वाइब्रेशन से भी कॉम्पैक्शन होता है। तो ये तीन अलग अलग है, रैमर, वाइब्रेटर और रोलर। तो रैमर का मैंने बताया कम स्पेस जहाँ पर होता है, थोड़ी सी जगह में कॉम्पैक्शन करना है, बहुत हैवी कॉम्पैक्शन नहीं करना है तो रैमर कर लेते हैं, मैनुअली कर लिया जाता है। वाइब्रेटर का उपयोग ऐसी जगह पर कर लेते हैं जहाँ ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ बड़ा इक्विपमेंट नहीं जा सकता, रोलर नहीं जा सकता, तो वाइब्रेटर का उपयोग कर लेते हैं। अब कहीं पर हमें ज़्यादा कॉम्पैक्शन की ज़रूरत है और स्पेस भी अवेलेबल है, रोलर का उपयोग कर लेते हैं। कई तरीके के रोलर होते हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर, ये आपने जनरली रोड पर देखा होगा। सीप फुट रोलर क्या होता है, ये इसके जैसा ही होता है, इसमें बस चारों तरफ ये इस तरीके से इसके पहिए के स्फीयर पर, उसके सरफेस पर इस तरीके से ये बने हुए रहते हैं, इसके बाहर ये जिग-जैग पोर्शन में ये निकले हुए रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, नीडिंग एक्शन होता है, पंचिंग एक्शन होने लगता है। तीसरा, ये रबर टायर रोलर, रबर टायर रोलर में से आपने देखा होगा कि पीछे रबर टायर लगे हुए रहते हैं। रबर टायर के अलावा उसमें लोड अप्लाई करने की भी व्यवस्था रहती है, कि ऐसा नहीं केवल रबर टायर है तो हल्का है तो किस तरीके से कॉम्पैक्शन होगा। रबर टायर रोलर में भी टायर रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें आप एक अटैचमेंट बना होता है जहाँ पर हम मैक्सिमम या जितना रिक्वायरमेंट लोड है 15 टन, 20 टन, 100 टन वो रख सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको चलाते हैं। तो क्या होता है, वो आगे मूव करता है तो बहुत ज़्यादा वेट रहता है, उसकी वजह से भी कॉम्पैक्शन होता है। अब कौन से रोलर का या कौन से मीन्स का उपयोग करना है, साधन का उपयोग करना है, इनमें से कई सारे दिए हुए हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे पास सॉइल कैसी है, स्पेस कैसा है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ कि स्मूथ व्हील्ड रोलर का उपयोग कब करना है, सीप फुट रोलर का उपयोग करना है, टायर्ड रोलर का उपयोग कब करना है, और वाइब्रेटर का उपयोग कब करना है। तो देखिए, स्मूथ व्हील्ड रोलर के लिए दिया है कि जब कोहेजनलेस सॉइल होगा तो वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है। बड़े साइज की सॉइल है, स्मूथ व्हील्ड रोलर का उपयोग कर देते हैं, जैसे गिट्टी वगैरह है तो वहाँ पर स्मूथ व्हील्ड रोलर। सीप फुट रोलर का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जो छोटे साइज के पार्टिकल्स रहते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, जैसे क्ले वगैरह में क्या होता है, ये सीप फुट रोलर क्या होता है, उसमें छोटे जो है बाहर वो निकले रहते हैं। जैसे अभी आप करंट में समझ सकते हैं, मैं डायग्राम के माध्यम से कोशिश करूँगा उसको बताने की, कि उसके बाहर एक एजेस बने रहते हैं, जैसे ये सर्कुलर है, इसके बाहर इस तरीके से जो है पिन टाइप के निकले रहते हैं आयरन के। तो ये जब जाता है, ये मूव करता है तो ये अंदर जो है उसमें ये सॉइल है, तो ये जाएगा तो ये इसमें इस तरीके से पेंट्रेट कर जाएगा, ये इस तरीके से पेंट्रेट कर जाएगा। पंचिंग एक्शन होगा, नीडिंग एक्शन होगा, जैसे आप आटा लगाते हैं तो उंगलियों के माध्यम से करते हैं, तो इस तरीके से ये पेंट्रेट करता रहता है। पेंट्रेट करेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका जो है कॉम्पैक्शन हो पाएगा। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा सुटेबल होता है। रबर टायर रोलर सभी प्रकार के सॉइल के लिए लगभग सुटेबल होता है। इसके बाद वाइब्रेटर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के रोलर का अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए कि किस तरीके से इनका करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये जो पहला एक क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ इस तरीके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
जैसे प्रॉक्टर टेस्ट से हमें निम्नलिखित ये क्वेश्चन है कि प्रॉक्टर टेस्ट किया, हमें अलग अलग तरीके के परिणाम प्राप्त हुए। प्रॉक्टर टेस्ट का अल्टीमेट एम क्या है, हमें वो कॉम्पैक्शन कर्व बनाना होता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन कर्व के माध्यम से हम उसमें टेस्ट करते हैं। तो चलिए पहले उसका टेस्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हाउ टू डिटरमाइन द कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स OMC एंड MDD ऑफ सॉइल सैंपल बाय प्रॉक्टर टेस्ट। ये टेस्ट है कि कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक OMC और MDD हम कैसे निकालेंगे सॉइल की। तो कॉम्पैक्शन के बारे में मैंने प्रोसेस पहले ही लिखा दिया। कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय रिड्यूसिंग एयर वाइड्स रिड्यूस करके सॉइल का डेंसिफिकेशन करने की जो प्रक्रिया है उसी को कॉम्पैक्शन कहते हैं। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ एयर वाइड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी इज मैक्सिमम एट OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बल्क डेंसिटी अपॉन 1+W होता है। बल्क डेंसिटी को M/V लिख दिया है अपॉन 1+W। यानी ड्राई डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम चाहिए, उस कंटेनर में कितना सॉइल का मास आया वो चाहिए, और सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है ये चाहिए। तो इसके लिए जो मोल्ड चाहिए होता है, रैमर की ज़रूरत पड़ती है जो कि 2.6 kg का होता है। डिटैचेबल बेस प्लेट चाहिए होती है, कॉलर चाहिए होता है, स्ट्रेट एज होती है और स्पैटुला। इन सब के लिए मैंने आपको लिंक दे रखी है आपके उसमें, उससे देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर थ्योरी में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। एक मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, रैमर की ज़रूरत पड़ती है, बेस प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, स्पैटुला, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ पर लगभग बना हुआ है, ये देखिए। ये इसके ऊपर एक कॉलर रखा हुआ रहता है, ये हमारा ये बेस प्लेट है, ठीक है। इसमें ये मोल्ड रखा हुआ है, ये कॉलर है, यहाँ पर सॉइल भरेंगे, ये कॉलर इसके ऊपर सेट हो जाता है। ये खाली जगह होती है, अभी दिखाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए ऐसे दिखाया गया है। ये इसके ऊपर सेट हो जाता है, तो ये पूरी हाइट में हमारा मटेरियल जो है ये सॉइल भर सकते हैं यहाँ से। फिर जब पूरा 3 लेयर में भर जाता है तो इस कॉलर को हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉइल होगा उसको ट्रिम कर लेते हैं। इसके माध्यम ट्रिम करके ये सॉइल जो इसके अंदर है उसका वेट ले लेते हैं। बस यही प्रोसेस अलग अलग वाटर कंटेंट के लिए इसमें करते जाते हैं। हर बार सॉइल का वेट लेते जाते हैं तो मास भी पता चल जाएगा, ठीक है। और उस समय वाटर कंटेंट कितना है तो हर बार जब पानी मिलाएं और टेस्ट करें, इसमें भर दें, तो उसके बाद जब सॉइल बाहर निकाल दें तो उसका कुछ सैंपल ले करके हम ओवन में भी रख दें ताकि पानी का कंटेंट पता चल जाए। फिर अगली बार दूसरा सैंपल रखें, उसमें से और ज़्यादा पानी मिला दें, फिर इसमें भरें, कॉम्पैक्शन करें वही 3 लेयर में। पहली लेयर में भरें, फिर दूसरी लेयर में भरें, फिर तीसरी लेयर में भरें। हर बार हम कॉम्पैक्ट कर दें उसमें, फिर इसके बाद में उसको ट्रिम कर दें और बाहर निकाल दें, फिर वेट ले लें और उस सॉइल को भी ओवन में रख दें। यही प्रक्रिया यहाँ पर करनी है। ये रैमर है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। ये वीडियो आप देखेंगे एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा। ये रैमर जो होता है इसको उठा लेते हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे गिरा देते हैं। तो ये हाइट कितना होता है, 310 mm होता है। इससे पकड़ करके ऊपर उठाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। तो ये यहाँ पर जो सैंपल है इसके ऊपर रैमर रख करके इसे गिराएंगे इस तरीके से, तो ये बार बार कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या करना है ये देख लीजिए। प्रोसीजर में सबसे पहले 10 से 15 किलोग्राम सॉइल सैंपल ले लेना है। इसमें इतना पानी मिलाना है ताकि वाटर कंटेंट लगभग 4 से 8% रहे। तो आपको क्या करना है, देखिए लगभग 2 से 4% पानी तो वैसे भी सॉइल में रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी स्टार्टिंग में ना मिलाएं, क्योंकि हमको ट्रायल करना है। हमको कब तक करना है, ये प्रोसेस 5 से 6 बार करना है। तब तक देखना है कब तक उसमें से जो सॉइल भरी हुई है उसका वेट बढ़ रहा है। फिर एक टाइम के बाद देखेंगे और पानी मिला करके कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसमें जो सॉइल आ रही थी, मान लीजिए पहले पूरा वेट जो है 5 kg था, फिर 6 kg, फिर 7 kg, फिर एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि फिर 6.8 हो जाएगा, फिर 6.5 हो जाएगा। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ कम होने लगेगा फिर आपको 1-2 रीडिंग के बाद टेस्ट को बंद कर दें। यानी ये प्रोसेस 5 से 6 बार रिपीट करना है। देखेंगे पहले वेट बढ़ रहा होगा, बाद में कम होने लगेगा। जैसे ही कम होने लगेगा उसके बाद एक रीडिंग और ले लें, यानी पानी की मात्रा बढ़ा करके फिर उसको कम बंद कर दें। तो सबसे पहले आपको 10 से 15 किलोग्राम सैंपल ले लेना है। उसमें लगभग 5 से 7% पानी मिला दें, ठीक है। देख लें ज़्यादा अगर गीली है तो और पानी ना मिलाएं। फिर उसको सॉइल और वाटर को सही से मिक्स कर दें। 6 से 8 भागों में बांट लें, क्योंकि कई बार ट्रायल करना है। उसी सॉइल को अलग अलग भागों में बांट लें। अब मोल्ड में वही कॉलर लगा दें। इसके बाद सॉलिड बेस पर उसको रख दें। लगभग 2.5 किलोग्राम सॉइल ले लें जो मिक्स है,
इसे मोल्ड में 3 लेयर में भरें, पहले 1/3 भरें, फिर इसके बाद रेमा से 25 ब्लो अप्लाई करें उसमें से, और कितनी हाइट से गिराना है ये भी आपको लिखा हुआ है उसमें से। फिर दूसरी लेयर भरने से पहले पहली लेयर के ऊपर स्पैटुला से उसको थोड़ा स्क्रैच कर दें जैसे ही सरफेस, तो क्या हो जाएगा, दूसरी लेयर जब आएगी तो सही से सेट हो जाएगी। या इसके अलावा हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमने यहाँ तक इसको जो है भरा हुआ था। तो पहली लेयर करने के बाद में ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच कर दें, फिर उसके बाद दूसरी लेयर भरें और 25 ब्लो लगाएं, फिर थोड़ा स्क्रैच कर दें उसको, और तीसरी लेयर उसमें कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दें। इस तरीके से जब पूरा भर जाएगा तो आप कॉलर को हटा दें, फिर एक्स्ट्रा सॉइल जो है उसको स्ट्रेट एज से ट्रिम कर दें, हटा दें। अब मोल्ड का जो है, मोल्ड में सॉइल भरी हुई है और उसमें बेस प्लेट भी लगी हुई है, उसके साथ में उसका द्रव्यमान ले लें। ये हो गया m। इसमें देखिए मोल्ड का भी वेट आ गया, मोल्ड का बेस प्लेट के साथ भी वेट आ गया। हमें किसका चाहिए, सॉइल का, तो सॉइल का द्रव्यमान चाहिए, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, उसको बाद में मोल्ड और बेस प्लेट का जो वेट है उनको माइनस कर देंगे। अब वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों लेयर से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लें। ऐसा नहीं कि आप केवल टॉप लेयर से ले लें, तीनों लेयर से थोड़ा थोड़ा सॉइल सैंपल लेकर के ओवन में रख दें। अब फिर से मिक्स सॉइल में से लगभग 2.5 kg जो 4 से 6 भाग बनाए हुए थे, दूसरा भाग ले लें। अब उसमें से और पानी ऐड कर दें और फिर वही प्रक्रिया दोहराएं। फिर यही प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराएं जब तक कि वेट उसका जो है कम ना होने लगे। बस उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा, मोल्ड का जो डायमीटर कितना है, हाइट कितना है, वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये केवल यहीं तक प्रक्रिया आपको करना है, नीचे वाली प्रक्रिया नहीं करना है, केवल यहीं तक 6 स्टेप है। तो मास ऑफ एम्प्टी मोल्ड और बेस प्लेट का पहले वेट ले लें, इसको MA से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया समझने के लिए। फिर जब आप सॉइल के साथ वेट लेंगे तो उसको M ना करके MB कर दिया है, ताकि मास ऑफ सॉइल मास निकालना हो तो MB माइनस MA कर दे तो आपको मास मिल जाएगा। बल्क डेंसिटी निकालना है तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम आपको पहले ही पता चल चुका है कंटेनर का क्या है। वाटर कंटेंट आपको 24 घंटे बाद मिल जाएगा, तो ये आपको पता चल चुका है। वॉल्यूम सबसे पहले पता चल गया है तो यहाँ से डेंसिटी पता चल जाएगी। वाटर कंटेंट पता चल गया है और डेंसिटी पता है तो ड्राई डेंसिटी। अल्टीमेटली पर्पज क्या है, ड्राई डेंसिटी। हमको इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, 5 और 6, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। यही प्रक्रिया हर बार दोहराते रहें, फिर डायग्राम बना दें, वही कर्व बना देंगे, ये ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। फिर आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए वाटर कंटेंट OMC है और इसके लिए जो ड्राई डेंसिटी है उसको MDD कहा गया। ये सीधी लाइन लेकर के आए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसको नॉर्मल ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, सेमी लॉ ग्राफ पेपर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें से। इसको कॉम्पैक्शन कर्व कहते हैं। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD पता चल जाएगा और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC पता चल जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसमें आपको ये सब दिया रहता है। बस यही ध्यान रखना है कि ये हमें जो है ड्राई डेंसिटी रहता है यहाँ पर, बल्क डेंसिटी नहीं रहता y एक्सिस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। थैंक यू।